अगला जो टॉपिक है वो है एनालॉगस ऑर्गन। इधर देखते भी रहिए। क्या होते हैं एनालॉगस ऑर्गन? बताइए कुछ, क्या है एनालॉगस? ऐसे ऑर्गन जिनकी ओरिजिन क्या है, डिफरेंट है, और फंक्शन क्या होता है, सेम। ओरिजिन डिफरेंट, यहां ओरिजिन ध्यान रखना, अगर ओरिजिन सेम हो गया तो सीधे से होमोलॉगस हो गया, और ओरिजिन डिफरेंट है तो एनालॉगस, और इसमें फंक्शंस क्या है, सेम होते हैं। ठीक, एग्जाम्पल देखिए, 4 एग्जाम्पल बुक में लिखे हुए हैं। आई ऑफ ऑक्टोपस, आई ऑफ ऑक्टोपस एंड आई ऑफ मैमल, ये दोनों क्या हैं, एनालॉगस हैं, क्योंकि ऑक्टोपस किसमें बिलोंग करता है, मोलस्का, और मैमल्स तो मैमल्स में है, मैमेलिया। ठीक है, दोनों काफी डिफर हैं, अलग अलग ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं, दोनों की ओरिजिन डिफरेंट है, लेकिन आई का काम क्या है, दोनों सेम है। ठीक है, दूसरा इसमें है पोटैटो, पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो, यहां पर एक स्टेम है और एक क्या है, रूट है। पोटैटो स्टेम है और स्वीट पोटैटो क्या है, रूट है, दोनों का फंक्शन सेम है। फंक्शन सेम क्या है, स्टोरेज ऑफ फूड, दोनों क्या है, स्टोर फूड, फूड को स्टोर कर रहे हैं। अगला एग्जांपल, हाँ, फ्लिपर्स, फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड फ्लिपर्स ऑफ डॉल्फिन। डॉल्फिन क्या है, मैमल है यहां पर, ठीक है, और पेंगुइन क्या है, बर्ड है, एक बर्ड है और एक क्या है, मैमल है, दोनों का फंक्शन क्या है, सेम है। फ्लिपर्स का काम दोनों जगह सेम होता है। और एग्जांपल लास्ट एक और होगा, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड विंग्स ऑफ द बैट, यहां देखिए, अगर एग्जाम्पल में इधर देख लीजिए, बटरफ्लाई की जगह कोई भी इंसेक्ट रख सकता है, कॉकरोच का विंग भी, ठीक है, कोई भी इंसेक्ट, यहां पे इंसेक्ट लिख सकते हैं। और बैट में विंग्स होते हैं, बैट की जगह वो बर्ड भी रख सकते हैं, बर्ड भी लिख लीजिएगा आप लिख करके। तो इंसेक्ट्स के जो विंग होते हैं, और जो बैट के, बैट एक मैमल है और बर्ड बर्ड होती हैं, दोनों में विंग्स होते हैं। यहां इनके जो विंग्स हैं वो 4 लिम्ब के मॉडिफिकेशन है, इनके विंग्स की ओरिजिन क्या है, डिफरेंट है। और इनका विंग्स कहां से बना है, इंसेक्ट का जो विंग्स है वो कैसे है, आउटर मेम्ब्रेन जो स्किन का है, स्किन, स्किन की आउट ग्रोथ है, स्किन से बनता है, स्किन में एक आउट ग्रोथ राइज होती है और क्या बन जाता है, विंग्स, मतलब बोन्स नहीं होती हैं, और इनके विंग्स में क्या है, साथ में बोन्स अटैच होती हैं। यहां आप लिख लीजिएगा, बटरफ्लाई का जो विंग है वो क्या है, आउट ग्रोथ ऑफ स्किन, इनकी जो आउटर सरफेस है उसकी आउट ग्रोथ है, और ये क्या है, 4 लिम्ब, 4 लिम्ब्स का मॉडिफिकेशन है, और दोनों का फंक्शन क्या है, सेम है। एक एग्जांपल होमोलॉगस में और है, बुक में नहीं दिया है, होमोलॉगस में बता रहा हूं, एनालॉगस तो इतने एग्जांपल हैं। माउथ पार्ट ऑफ इंसेक्ट, माउथ उसमें बढ़ा लीजिएगा, जितने इंसेक्ट्स होते हैं, ये किसका एग्जांपल बता रहे हैं, होमोलॉगस का। माउथ पार्ट ऑफ इंसेक्ट जो है वो होमोलॉगस ऑर्गन का एग्जांपल है। कोई बताएगा कैसे? इंसेक्ट के माउथ पार्ट सेम होते हैं, कोई भी इंसेक्ट हो, कौन कौन से माउथ पार्ट होते हैं, लेब्रम, लेबियम, मैंडिबल, मैक्सिली और हाइपोफैरिंक्स, जिसको टंग बोलते हैं। आपने कॉकरोच में माउथ पार्ट पढ़ा है, वही सेम माउथ पार्ट सब में है, लेकिन सबका माउथ पार्ट की ओरिजिन सेम है, स्ट्रक्चर भी सेम है, लेकिन फंक्शन अलग है। जैसे यहां लिखेंगे होमोलॉगस कैसे, इंसेक्ट के माउथ पार्ट ऑल कंटेन, सभी में क्या है,
सभी में आपको लेब्रम मिलेगा, लेबियम, मैंडिबल है, मैक्सिली और हाइपोफैरिंग्स। सभी के माउथ पार्ट में आपको ये चीजें मिलेंगी देखने को, लेकिन सबका माउथ पार्ट क्या है, यहाँ पर फंक्शन डिफर है, फंक्शंस क्या है, अलग है। आप देखिए फंक्शन तो कहा जाएगा तो भोजन लेने में मदद करेंगे ना सभी के, तो काम तो सेम होना चाहिए। सभी का माउथ पार्ट क्या है, भोजन को इनटेक कर रहा, लेकिन तरीका अलग अलग है, तरीका अलग अलग है। जैसे अगर कॉकरोच क्या कहेंगे, कॉकरोच का माउथ पार्ट कैसा होता है, बाइटिंग एंड चोविंग टाइप, बाइटिंग एंड चोविंग टाइप, मतलब भोजन को काटता है और चबाता है कॉकरोच। इसी तरीके से हाउस फ्लाई का जो है, मक्खी जो होती है, हाउस फ्लाई का माउथ पार्ट स्पंजी टाइप से होता है। स्पंजी समझ रहे हैं, जिस फूड पर वो बैठती है, जैसे स्पंज, अगर स्पंज रखा है तो स्पंज वाटर को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। उसी तरीके से उसका माउथ पार्ट एब्जॉर्बेटिव नेचर का होता है, वो फूड को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो स्पंजी टाइप का है, स्पंजी टाइप का है। और मॉस्किटो का माउथ पार्ट कैसा है, पियर्सिंग एंड सकिंग। मॉस्किटो क्या करते हैं, वो चबाते थोड़ी ना ब्लड को, वो ब्लड को चबाते नहीं है, वो पियर्स करते हैं स्किन में और सक कर लेते हैं ब्लड को, पियर्सिंग एंड सकिंग। तो पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप। नोट्स रखा तुम्हारे पास बना हुआ है सब ना? नहीं, पूरा नहीं। तब ये है, इसका है, होगा, अभी डाउट में है। नहीं है तो लिखते रहिए, नहीं है तो लिखते रहा करिए, जिसके पास नहीं है और है तो लाया करिए यहाँ साथ में कि क्या उसमें लिखा है। ज्यादा बोरिंग तो नहीं है वो, ज्यादा बोरिंग नोट्स तो नहीं है, मैं बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिखाता हूँ हर चीज को। ये तो एनालॉगस ऑर्गन हो गए। अब जिसने लिख लिया, मैं आगे बढ़ने जा रहा हूं, बाद में लिखिएगा क्योंकि आप इतना देर इंतजार किए, मैं आगे बढ़ रहा हूं। इस पर लिख लिए बाकी लोग। देखिए अगला जो टॉपिक है ये आपका मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस खत्म हो गया, एनाटॉमिकल वाला। अगला जो सबूत है इवोल्यूशन का वो क्या है, बायोकेमिकल। बहुत शॉर्ट फॉर्म में बताना है, बायोकेमिकल एविडेंस। एवोल्यूशन का कैसा एविडेंस, बायोकेमिकल। बायोकेमिकल समझते हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, आइदर प्लांट, एनिमल, बैक्टीरिया, सभी के अंदर जो केमिकल हैं। बायोकेमिकल का मतलब होता है वो केमिकल जो लिविंग सिस्टम में होता है, उसको क्या बोलते हैं, बायोकेमिकल। फॉर एग्जांपल प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ये सब क्या है, बायोकेमिकल है। हमारा जीन जो है वो जीन भी एक तरीके का बायोकेमिकल है। डीएनए, आरएनए क्या है, केमिकल ही तो है, बॉडी में है तो बायोकेमिकल। तो जितने भी केमिकल बॉडी में है, चाहे जिस भी प्लांट या एनिमल्स में होंगे, सब में काम सेम करते हैं। जैसे जो काम हमारी बॉडी में ट्रिप्सिन करता है, ट्रिप्सिन जानते हैं क्या करेगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट कराएगा। पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट कराएगा। जो एंजाइम हमारी बॉडी में जो काम कर रहा है, वही एंजाइम दूसरे एनिमल्स की बॉडी में सेम काम करेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। जो अमीनो एसिड या प्रोटीन प्लांट में जो काम करती हैं, वही दूसरे किसी एनिमल की बॉडी में सेम काम करेंगे। मतलब आपने एंजाइम पढ़ रखे हैं, एंजाइम का पर्टिकुलर काम भी समझ रखा है, कौन सा एंजाइम क्या काम करता है, तो सभी में वही सेम काम है। इसका मतलब देखा जाए तो कहीं ना कहीं सभी जो के पूर्वज क्या हैं, सेम हैं, क्योंकि सब एक ही से तो बने हैं। सभी लोग क्या हैं, जितने ऑर्गेनिज्म है सब एक ही से बने हैं। कैसे पता लगा, इस वाले एविडेंस से भी पता लगता है, क्योंकि जो प्रोटीन हमारी बॉडी में जो काम कर रही है, वही प्रोटीन इसकी बॉडी में वही काम कर रही है, वही इसकी बॉडी में। सिमिलरिटी है सभी में ना, सब लोगों में क्या है, समानताएं हैं। 100% समानता तो नहीं है, लेकिन कुछ तो है। इसका मतलब सबके एंसेस्टर क्या है, सेम। जितने एविडेंस वो सब यही बताएंगे कि कॉमन एंसेस्ट्री को बताएंगे। तो यहाँ बायोकेमिकल से इसमें आप ये लिखेंगे, जो लिखा हुआ है कि प्रोटीन्स जो होते हैं, लिखते रहेगा, प्रोटीन्स एंड जीन्स। प्रोटीन्स आप एंजाइम भी कह सकते हैं, क्योंकि प्रोटीन क्या है, एंजाइम भी होते हैं।
प्रोटीन्स एंड जीन परफॉर्म करते हैं, परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, एक जैसा काम करते हैं, फंक्शंस इन ऑल लाइफ फॉर्म। बुक में ये वर्ड बार बार यूज किया गया, लाइफ फॉर्म्स का मतलब होता है सभी सजीव, जितने सजीव होते हैं सबको क्या बोलते हैं, लाइफ फॉर्म। आगे लिखेंगे, ठीक है, ये हो गया। एग्जाम्पल लिखिएगा, एग्जाम्पल है ट्रिप्सिन, जो है ट्रिप्सिन एक प्रोटीन है, डाइजेस्ट करती है क्या चीज, प्रोटीन डाइजेस्ट करती है, सभी में वो प्रोटीन को ही डाइजेस्ट कराएगी, सभी के अंदर। अब इसमें बहुत ज्यादा हमको नहीं बताना है, समझ में आ रहा है? हाँ बताइए। मैं क्वेश्चन लास्ट में कराऊंगा, बीच में क्वेश्चन कराने से बार बार उसको डिस्टरबेंस। हम आपको जब आपको टाइम देंगे, अब आप पूरा चैप्टर कल पढ़ के आइए, अगले शिफ्ट में आप पूरा चैप्टर पढ़ के आइएगा। कल तो क्लास नहीं होगी, परसों शायद होगी, अगले शिफ्ट में पूरा चैप्टर एक साथ पढ़ के आइए। एक साथ पढ़े रहेंगे तो आपको फिर पूरा एक बार रिवीजन हो जाएगा, आपका एक बार रिवीजन हो जाएगा, फिर एक साथ क्वेश्चन चलेगा। अभी वो डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता टॉपिक वाइज में, समझ में आ रहा है? और कोई हमें खोजना पड़ता कहाँ कहाँ गया सब वो। तीसरा एविडेंस क्या है, बायोकेमिकल हो गया। अगला है पैलेंटोलॉजिकल, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। पैलेंटोलॉजिकल जानते हैं क्या है, जीवाश्म विज्ञान। फॉसिल की स्टडी को क्या बोलते हैं, पैलेंटोलॉजी। आप लिख सकते हैं पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस का मतलब है रिलेटेड टू फॉसिल। ये किससे संबंधित है, फॉसिल, जीवाश्म से संबंधित है। तो पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस में जीवाश्म। एक चीज और, क्वेश्चन में जितने आप एविडेंस साक्ष्य पढ़ रहे हैं, सबसे अगर कहा जाए अच्छा एविडेंस कौन सा है एवोल्यूशन को समझने का, यही है। इससे एक्यूरेट डाटा मिलता है, एक्यूरेट। कोई ऑर्गेनिज्म कितना पुराना है इससे पता लग जाएगा, ठीक है। आप लिखेंगे बेस्ट एविडेंस है, ये क्या है, बेस्ट एविडेंस है एवोल्यूशन का, सबसे अच्छा है, एक्यूरेसी है इसके अंदर। अब देखिए, सबसे पहले समझना जरूरी है जीवाश्म क्या होते हैं। तो फॉसिल्स होते क्या हैं, तो फॉसिल्स में देखिए, फॉसिल्स मान लीजिए चट्टानों में दबा हुआ कोई जीव का शरीर का कोई हिस्सा है, हड्डी वड्डी पड़ी हुई है। पृथ्वी के अंदर, किसी पृथ्वी के अंदर जो सतह है उसमें किसी भी जीव का शरीर या तो पूर्ण रूप से का मतलब ऐसा नहीं है मांस तो गल जाता है लेकिन हड्डियां ही तो बची रहती हैं, हड्डियों का उसका सेंस पूर्ण रूप से का सेंस क्या है, उसकी हड्डियां, पूरा ढांचा ऐसे मिल सकता है, या तो उसके शरीर की कुछ हड्डियां दबे हुए मिल सकती हैं। मान लीजिए हड्डी वड्डी नहीं मिली तो क्या मिलेगा, इंप्रेशन मिलेगा, छाप मिलेगी। कि कोई एनिमल जहां मर जाता है, जब वो दब जाता है तो उसका शरीर पूरा जब गल जाएगा तो एक छाप बन जाती है चट्टानों में, क्योंकि जब चट्टानें बन जाती है धीरे धीरे तो उसमें छाप दिखाई देती है, ठीक है, इंप्रेशन दिखाई देता है। तो इसी को क्या बोलते हैं, फॉसिल। लिखेंगे फॉसिल क्या है, डेड पार्ट्स ऑफ बॉडी। और बॉडी का कौन सा हिस्सा हार्ड पार्ट रहता है, ध्यान रखिएगा, सॉफ्ट पार्ट तो गल जाता है, ठीक है, हार्ड पार्ट। और होल बॉडी, पूरा बॉडी भी हो सकता है, या तो कोई इंप्रेशन हो सकता है, इंप्रेशन, उसका कोई छाप, फुटप्रिंट हो सकते हैं, फुटप्रिंट, पैरों के निशान मिल सकते हैं हमको, फुटप्रिंट्स, ठीक है। किसी जीव मर गया उसके पैरों के निशान दबे हुए दिख रहे हैं, वो ये क्या हैं, फॉसिल हैं। किसके, ऑफ ऑर्गेनिज्म, उन ऑर्गेनिज्म के जो कभी हुआ करते थे लेकिन आज नहीं है। फॉसिल का मतलब होता है ऐसे जीव का शरीर चट्टानों में दबा हुआ होना जो जीव कभी हुआ करता था लेकिन आज वो विलुप्त हो गया है। ऑर्गेनिज्म दैट फाउंड इन पास्ट, जो कभी पास्ट में थे। अगर कोई जीव आज है तो उसका हड्डी का ढांचा मिल रहा, फॉसिल नहीं बोला जाएगा, अब वो नहीं है, ठीक है, कभी हुआ करते थे, उनके शरीर के रिमेंस। अब फॉसिल से हमको क्या पता लगता है, एवोल्यूशन पता लगता है।
कैसे? कार्बन डेटिंग एक टेक्निक होती है। जैसे एज, हम फॉसिल की एज कैसे पता लगाते हैं? एज ऑफ फॉसिल, उसके दो तरीके हैं। एक तो रिलेटिव मेथड है और एक कार्बन डेटिंग मेथड होता है। एक मेथड कौन सा है? रिलेटिव डेटिंग। वो डेटिंग वाला कौन सा डेटिंग है? ये डेटिंग का मतलब किस डेट का है, वो कितना पुराना है, समय बता रहा डेटिंग। और दूसरा होता है कार्बन डेटिंग। और भी तरीके हैं कार्बन डेटिंग मेथड। रिलेटिव डेटिंग में क्या है? जो फॉसिल चट्टानों में या पृथ्वी की सतह में जितना नीचे दबा रहेगा वो फॉसिल उतना ही पुराना माना जाता है। जो लेयर में, जो चट्टानों में सबसे ऊपर होगा वो नया होता है। जितना ज्यादा नीचे है उतना ही पुराना माना जाता है। तो लिखेंगे मोर डीपर। अगर कोई फॉसिल मोर डीपर है इन रॉक्स, चट्टान के अंदर बहुत ज्यादा डीपर लेयर में है, तो क्या होता है? ओल्डेस्ट होता है। ठीक है, समझ में आया? जितना ज्यादा डीप लेयर में मिलेगा इसका मतलब पहले ही मर गया है और चट्टानें बनती चली गई, तो नीचे चला गया। कार्बन डेटिंग क्या है? कार्बन दो रूप होते हैं, एक कार्बन 14 होता है, एक कार्बन 12 होता है। हाँ, जो भी है। तो कार्बन 14 रेडियो एक्टिव होता है। ठीक है, कार्बन 14, जैसे मान लीजिए कोई आपको हड्डी का टुकड़ा मिला, किसी भी जीव के शरीर का कोई बॉडी का पार्ट मिला, उससे आप पता लगा सकते हैं कि वो कितना पुराना है। वो कितना पुराना है, वो किस समय का जीव है, वो आप पता लगा सकते हैं। कैसे? उसके शरीर से कार्बन को निकालेंगे और कार्बन को चेक करेंगे कि कार्बन कितना बचा है। मान लीजिए कोई बोन आपको मिली हड्डी, इसमें कार्बन निकालेंगे। कौन सा कार्बन? 14 वाला। उसको चेक करेंगे कितना है इस समय। ये तो पता है बॉडी में कितना होता है, तो कितना प्रेजेंट में बचा है। ठीक है, क्योंकि कार्बन जो 14 होता है, C14, उसकी हाफ लाइफ कितनी होती है? 5730 ईयर्स, 5730 सालों में कार्बन 14 आधा हो जाता है। हाफ लाइफ मेथड समझते हैं? हाफ लाइफ, जैसे कार्बन 14 डेटिंग एक टेक्निक का नाम है। कार्बन 14 5730 सालों में अपनी मात्रा का आधा हो जाता है। अब सोचिए, मान लीजिए कोई फॉसिल मिला है, उसमें कार्बन 14 कितना हो गया है? आधा। अमाउंट कितना बचा है उसमें? आधा। तो आप जान सकते हैं कि उसकी उम्र कितनी है, उस फॉसिल, उसकी जो फॉसिल की एज कितनी है? 5730 साल पुराना है। ठीक है, एक चौथाई रह गया है तो कितना होगा? इसका डबल करेंगे, इसका दुगना हो जाएगा, क्योंकि इतने सालों में आधा, तो इसका डबल में एक चौथाई हो जाएगा। 1/8 इसका 4 गुना। क्योंकि देखिए, मान लीजिए ए कार्बन 14 का अमाउंट कितना है? 1 ग्राम है। सोचिए A/2 ग्राम कितने में होता है? 5730 साल में। A/4 कितने में हो जाएगा? फिर 5300। फिर अगला A/8 हो जाएगा। ये घटता हाफ हाफ होता रहता है। तो इससे हम एज पता लगा लेते हैं कि उस फॉसिल की एज कितनी है, कार्बन 14 कितना बचा है उसके अमाउंट के आधार पर। ठीक है, क्योंकि वो इतने सालों में आधा हो जाता है। तो देखेंगे कितना है उसमें, कितना बचा है। तो इस टेक्निक से हम क्या करते हैं, यहां लिख लीजिएगा, हाफ लाइफ जो होती है, ये ध्यान रखना है आपको। C14 की हाफ लाइफ है 5730 ईयर्स। इतने सालों में C14 आधा हो जाता है। बाकी और जो मेथड हैं वो क्या हैं? और कुछ इसमें नए नए मेथड हैं, यूरेनियम कोबाल्ट मेथड है। ठीक है, तो वो सब आपके नहीं लिखा हुआ है। अब पैलेंटोलॉजी ये कंप्लीट हो गया। इससे संबंधित एक चार्ट, अब देखिए, अब जानते हैं कहां पर आएंगे। हाँ, बता दें कहां पर आएंगे। अब आप किस जगह जंप करेंगे? अब आप सिलेबस में यहां जंप करिए, जियोलॉजिकल टाइम स्केल। क्योंकि हम पैलेंटोलॉजी पढ़ रहे थे, फॉसिल की एज पता लगा रहे थे। ठीक है, तो यहां एक टॉपिक दिया है जियोलॉजिकल टाइम स्केल। ये बड़ा भयंकर टॉपिक है, इसको यहां बोर्ड पर हमको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यही इसको दिखा रहा हूं, यही से आप समझ लीजिए, क्या क्या आएगा वो देख लीजिएगा। ये सेव कहां, जल्दी से बता दो जी, सेव कहां रहता है ये फाइल? कोई बताइए।
हाँ, फाइल सेव कहाँ रहती है? हमको लगता है यहाँ मिलेगी। ये देखिए, इसमें डॉक्यूमेंट में गया, कोई आइडिया नहीं किसी को? डॉक्यूमेंट में जा, कहाँ गया? ये लो, डॉक्यूमेंट खुल गया जी। ये अभी एनिमल किंगडम है, अभी लास्ट टाइम इसी को देखा गया था। देखिए, होगा तो यही होगा, नहीं होगा 2 मिनट में फिर से डाउनलोड हो जाएगा। वो डायग्राम यहाँ हमको दिखाना पड़ेगा, ठीक है, कोई बात नहीं है, मिलेगा नहीं, वो टाइम लगेगा उसमें। ये देखिए, फिर से डाउनलोड हो जाएगा। एवोल्यूशन, दिया बहुत कुछ है, देखने में लग रहा होगा बहुत भयंकर है ना, ज्यादा नहीं रटना है इसमें, थोड़ा सा समझना है। खुलने दीजिए, बता रहे हैं अभी आपको। वो चैप्टर, वो जो टॉपिक दिया हुआ है उसको ओपन कर लीजिए आप सब लोग। ये देखिए, बता रहे हैं कहाँ गया। बड़ा स्लो चलता है। इसके बाद ये बताएंगे एडेप्टिव रेडिएशन, इसके बाद चलेगा, ठीक है, अगला एविडेंस में। अभी जियोलॉजिकल टाइम स्केल देख लीजिए, यहाँ पर ये से रिलेटेड है। हाँ, वो ये देख रहा है। देखिए, इसको समझने के पहले ये तो मैं ओपन कर दे रहा हूं आपको। ये जानते हैं ये क्या एवोल्यूशन ऑफ प्लांट है? क्या चीज है ये? एवोल्यूशन ऑफ प्लांट का एवोल्यूशन, ठीक है। प्लांट कैसे इवॉल्व हुए, यहाँ पर देखिए, इतनी जगह मैं आपको एक चीज समझा रहा हूँ। इतने में चलेगा? नहीं चलेगा, रुकिए। इसको मिनिमाइज होगा ये फिर से वो लाने के लिए, ये मिनिमाइज हो जाएगा। कहाँ से? ये किससे जा रहे हैं? इसमें प्रीव्यू नहीं आ रहा है। मैं सोच रहा था इसको मिनिमाइज कर, कैसे? तो समझे भी नहीं रहे तो क्या बताया जाए। हाँ, एडिट पे जाएं, एडिट पे नहीं होगा ये। कुछ आया, प्रीव्यू आया, नहीं हो रहा है। मैं सोच रहा था मिनिमाइज हो जाती स्लाइड ना, उस पर फिर से निकाल लेता उसको जो है नोट्स वाले को। ये मिनिमाइज करने का ऑप्शन पता नहीं कहाँ आता है, कोई जानता भी तो नहीं है इसको। फिर से अभी ओपन करना पड़ जाएगा हमको, कोई बात नहीं। हाँ, किसी को पता है? चलिए फिर से आ जाते हैं, 2 मिनट लगेगा, फिर से नोट्स पर आ जाइए। एक चीज समझा दें तब, एक चीज समझाना है वो समझ लीजिए तब आइएगा उस पर। देखिए, कोई बात नहीं। ये देखिए, जियोलॉजिकल टाइम स्केल, ये जानते हैं क्या चीज है? जब से अर्थ बनी थी और आज तक की हिस्ट्री, कि किस समय कौन सा प्लांट, कौन सा एनिमल आया, पूरे हिस्ट्री को डिवाइड किया गया है कुछ टाइम्स में, इराज में, ठीक है। तो यहाँ पर 4.5 बिलियन ईयर्स एगो अर्थ को बनने में टोटल कितना टाइम लगा? इतना, ठीक है, कितना ईयर पुराना है। अब देखिए, आप यहाँ पर जियोलॉजिकल टाइम स्केल का मतलब जब से अर्थ का ओरिजिन हुआ है, अर्थ की जब से ओरिजिन हुई है तब से लेकर के और करंट टिल तक, आज तक का समय जो है उसको डिवाइड किया गया है कुछ कैटेगरीज में। उस टाइम को, जब से अर्थ बनी है तब से लेकर के आज तक के टाइम को कुछ पीरियड्स में, कुछ इराज में डिवाइड किया गया, मतलब कैटेगराइज किया गया। वो टाइम क्या है? देखिए यहां पर लिखिएगा इरा। इरा समझ रहे हैं ना? कुछ याद है? जैसे आप जो है समय को किस में डिवाइड करते हैं? घंटा है, ठीक है, आवर हो गया, फिर उससे छोटा मिनट हो गया, फिर सेकंड, ऐसे ये समझ लीजिए। पूरा तब से लेकर के आज तक के समय को हम पहले किस में डिवाइड करेंगे? इराज में, ठीक है।
और इराज को डिवाइड करेंगे किसमें, पीरियड में। इरा हो गया, इसके बाद क्या है ये, पीरियड, और इसके बाद है एपॉक। अब कितने इरा हैं देखिए इसको, ये देखिए कहां गया। सबसे पहले लिखिएगा प्रोटीरोजोइक। ये थोड़ा सा आपको रटना पड़ेगा, आसान टॉपिक नहीं है इसलिए मैंने बताया, पहले समझ लीजिए इत्मीनान से, पेशेंस के साथ। पहला एरा कौन सा है, सबसे प्राचीन, जो जैसे कहते हैं कलयुग, सतयुग, ये सब जो आप ठीक है ना, ऐसे युग जो है, तो ये सबसे पुराना युग है प्रोटीरोजोइक, सबसे पुराना। ठीक, अभी समय बताएंगे कहां से कहां तक समय में था ये। इसके बाद है पैलियोजोइक, पैलियोजोइक एरा। ठीक, इसके बाद मीजोजोइक, मीजोजोइक एरा, इसको हटा दे रहे हैं, सीनोजोइक एरा हो गया, सीनोजोइक एरा। ये एरा है, कितने एरा है, अर्थ को, अर्थ जब से बनी हो आज तक के टाइम को 4 एराज में डिवाइड कर दिया गया है, 4, प्रोटीरोजोइक, पैलियोजोइक, मीजोजोइक और सीनोजोइक। इसको मैं हटा दे रहा हूं यहां से। अब देखिए एरा को किस में डिवाइड किया गया है, पीरियड्स में, और इसको पीरियड को एपॉक में। ठीक, ये सब हटा दीजिए यहां पर। देखिए ये हो गया पीरियड और ये हो गया एपॉक। अब देखिए सबसे प्राचीनतम एरा कौन सा है, ये ओल्डेस्ट है। हम लोग किस एरा में इस समय सरवाइव कर रहे हैं, सीनोजोइक। ये मॉडर्न एरा है, ठीक है, आज का एरा ये है सीनोजोइक एरा। समझ में आया, 4 एराज में डिवाइड किया गया पूरे अर्थ के पूरा टाइम को, जब से अर्थ बनी थी आज तक के टाइम को। अब इसको जैसे घंटे को डिवाइड करते हैं मिनट में, वैसे ही हम इसको भी डिवाइड करेंगे। प्रोटीरोजोइक एरा जो है इसमें कोई पीरियड नहीं है, इसमें कोई पीरियड नहीं है, तो यहां नील कर देंगे, इसमें कोई पीरियड नहीं है। ठीक है, साल नहीं है। अगर देखा जाए 4.5 बिलियन ईयर्स एगो धरती स्टार्ट हुई, ठीक है, बनी, मतलब बनी, ठीक है, 4.5 मिलियन ईयर्स एगो, बिलियन सॉरी, हाँ 4.5 बिलियन ईयर्स एगो अर्थ की ओरिजिन है। जब अर्थ ओरिजिन हुई उसके बाद अर्थ पर लाइफ आना चालू हुई, हाँ, तो 0.5 में लाइफ आ गई। लाइफ कब आई, 0.5, हाँ ठीक है, इसके बाद में। तो यहां से देखेंगे, यहां से मतलब प्रोटीरोजोइक जो एरा है 4.5 बिलियन ईयर एगो से लेकर के और 700 मिलियन लिखा मैंने, मिलियंस ईयर्स एगो, यहां तक का टाइम जो है वो क्या है, प्रोटीरोजोइक है। मतलब जैसे जानते हैं किसी चीज को जब शुरुआत होती है तो उसको बनाने में बहुत टाइम लगता है। जब अर्थ बनी थी तो जीवन जब आया अर्थ पे, सबसे पहले कौन आया, हेटेरोट्रॉपिक आए ना, फिर कीमो ऑटोट्रॉफ आए, फिर फोटो ऑटोट्रॉफ आए। तो अर्थ पर जीवन को लाने में बहुत समय लग गया। आप देखिए 4.5 बिलियन ईयर्स एगो से लेकर के 700 मिलियन ईयर एगो तक, इतने समय तक जो है ये एरा चल रहा है। मतलब ये शुरुआती दौर का है जब उसमें एक कोष के जीव बने होंगे। तो शुरुआत में बहुत ज्यादा टाइम लग गया, शुरुआत की लाइफ को बनाने में बहुत समय लग गया। इसका टाइम, ये कोई फिक्स नहीं होता है कि वो एरा कितने साल तक वो चलेगा, कोई फिक्स नहीं, इसलिए उसको पढ़ना बेकार है। हम आपको केवल यही बता रहे हैं, यही 2 चीज ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट एरा जो है उसमें बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग था, बहुत ज्यादा टाइम लगा था। समझ में आ रहा है, तो इसको यहां से हटा दे रहे हैं। इसमें कोई पीरियड नहीं है, कोई पीरियड में डिवाइड नहीं, इसको डिवाइड नहीं किया गया है। आगे पैलियोजोइक को डिवाइड किया गया है, तो इसमें नोट कर लीजिएगा। अब इसका ट्रिक बताएंगे। कैम्ब्रियन कौन सा है, कैम्ब्रियन कौन सा पीरियड है, कैम्ब्रियन पीरियड, ठीक है। ओडोवेशियन पीरियड हो गया, ओडोवेश, ये आता है, आप इसको नोट करिए, भी मैं बताता हूँ रटने का तरीका। ओडोवेशियन पीरियड, इसके बाद साइलूरियन पीरियड,
साइलूरियन पीरियड हो गया, और इसके बाद में क्या है, डेवोनियन पीरियड है, डेवोनियन पीरियड, ठीक है। और कार्बोनिफेरस, कार्बोनिफेरस, और लास्ट में कौन सा है, पर्मियन। लास्ट में कौन सा है, पर्मियन। उनको समझ में नहीं आ रहा था पर्मियन, हमने पहले बता दिया था, पेशेंस रखिएगा। हमने पहले कहा इस टॉपिक में पेशेंस रखिएगा, ठीक है। हाँ, पर्मियन पीरियड, ये सब पैलियोजोइक इरा, ये सब किसके हैं, पैलियोजोइक इरा के डिवीजन हैं, समझ रहे हैं ना। ये इतने उसको पीरियड में डिवाइड किया गया, इसकी सीक्वेंस आती है। अगला देखिए, ये कौन सा है, मीजोजोइक। इसको थोड़ा सा ऊपर लिख लीजिएगा क्योंकि इसके सामने ये आ चुका है, तो थोड़ा आप इसको ऊपर बढ़ाइएगा अभी, ठीक है। यहां लिखेंगे मीजोजोइक, ठीक है, और इसको सीनोजोइक का और ऊपर लिखेंगे सीनोजोइक। मीजोजोइक में देखिए ट्रायसिक, जुरासिक और कार्बोनिफेरस, यहां लिखेंगे ट्रायसिक, जुरासिक, जुरासिक और कार्बोनिफेरस, कार्बोनिफेरस, ये पीरियड के नाम है। हाँ हाँ, क्या, सॉरी क्रिटेशियस होगा, कार्बोनिफेरस नहीं है, नहीं यहाँ पर एक बार हो गया, ये हो गया, वो मिस्टेक हो गया, ट्रायसिक हो गया, ट्रायसिक, हाँ, जुरासिक और क्रस्टेशियन, क्रस्टेशियस पीरियड, क्रिटेशियस है, अरे स्पेलिंग मिस्टेक होती है। क्रिटेशियस हो गया, ठीक। सीनोजोइक को टर्शरी और क्वार्टरनरी, पहले लिखेंगे टर्शरी और आगे है क्वार्टरनरी। कितना सीक्वेंस रटना है, चाहिए ना। आगे देखिए इपॉक में है, इसके बाद इसको डिवाइड प्रोटेरोजोइक नहीं किया गया, ध्यान रखना है आपको। इपॉक में आगे नहीं पढ़ना, इपॉक दिया भी नहीं है कहीं, ठीक। आप जान लीजिए पीरियड को किस में डिवाइड किया गया होगा, इपॉक में डिवाइड किया गया है, ठीक है। अब इसमें मैं जो हाईलाइट कर रहा हूं वो नोट करते रहिएगा। देखिए एज ऑफ मैमल्स इसको बोलेंगे, ये क्या है, एज ऑफ मैमल्स। ये क्वेश्चन आता है कि सीनोजोइक, एज ऑफ मतलब मैमल्स सबसे ज्यादा किस इरा में डेवलप हुए थे। तो सीनोजोइक इरा में मैमल्स, सीनोजोइक रिसेंट इरा है, ये मैमल्स का युग है। तो मैमल्स या स्तनधारी जीव सबसे ज्यादा किस इरा में डेवलप हुए, सीनोजोइक में, ठीक है। और एज ऑफ रेप्टाइल्स है मीजोजोइक, ये है एज ऑफ रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स का एज देखिए, ओरिजिन अलग है। अगर कहा जाए मैमल्स की ओरिजिन किस एज में हुई होगी, तो किस एज में हुआ होगा, पहले, यहां पहले ओरिजिन हुई होगी, तब वो डेवलप हुएंगे ना। ओरिजिन पहले होती है तो आप कहेंगे इसमें ओरिजिन नहीं है, उत्पत्ति तो इस वाले में है ना, इसमें वो डेवलप हुए, उन्होंने संख्या बढ़ाई तो इसमें वो डेवलप बहुत ज्यादा हुए, इसलिए उनका युग बोलते हैं। मैमल्स का युग ये है और रेप्टाइल्स का एज ये है। एज का मतलब यहाँ उनका युग है, बहुत ज्यादा थे उस समय, ठीक है। हाँ, बाकी ओरिजिन तो एक पहले यहां बोलेंगे, ये हो गया। इसके बाद में जो आपका कार्बोनिफेरस लिखा हुआ है, इसी को लिखिएगा गोल्डन एज ऑफ एम्फीबियन, ठीक है। एम्फीबियंस, एम्फीबियंस सबसे ज्यादा कहां डेवलप हुए, कार्बोनिफेरस पीरियड में, ठीक है। और गोल्डन एज ऑफ फिशेज इसको बोलते हैं, गोल्डन एज ऑफ फिशेज, फिशेज का गोल्डन एज। यही सब कुछ चीजें आती हैं कि एज ऑफ मैमल्स बता दीजिए, एज ऑफ रेप्टाइल्स कौन सा है, एज ऑफ फिशेज कौन सा है, और एज ऑफ एम्फीबियंस। समझ में आ रहा है। यहाँ एज का मतलब क्या है, उनका प्रभुत्व था, उनका बोलबाला हुआ करता था, कभी इस टाइम ज्यादा थे इसमें, इसका सेंस ये है। डायनासोर के बारे में देखिए, डायनासोर ट्रायसिक पीरियड में ओरिजिन हुई। यहाँ डायनासोर, डायनासोर
ओरिजिन हुए, उनकी ओरिजिन इस पीरियड में हुई, ठीक है। यहाँ डोमिनेंट थे, पहले ओरिजिन हुआ, फिर ज्यादा डायनासोर, एज ऑफ डायनासोर कौन सा है, जुरासिक पीरियड। यहां पर लिख सकते हैं कि डायनासोर ये क्या हुए, डोमिनेंट हुए, उस पीरियड में ओरिजिन हुआ, यहाँ डोमिनेंट हुए और यहाँ पर एक्सटिंक्ट कर गए, मर गए सब अचानक। डायनासोर अचानक एक्सटिंक्ट हुए थे। तो इस क्रस्टेशियंस में क्या है, डायनासोर एक्सटिंक्ट कर गए, एक्सटिंक्ट हो गए। याद रखना किस एज में वो, किस पीरियड में उनकी ओरिजिन हुई, किस पीरियड में वो डोमिनेंट थे और किस पीरियड में वो खत्म हो गए, ठीक है। अब इसकी थोड़ी सी एक ट्रिक देख लीजिए, याद है किसी को, ये लर्न रहता है किसी को, लर्न रहता है, नहीं रहता होगा, ये सीक्वेंस लर्न है, नहीं याद होती है। देखिए यहां मैं ट्रिक लिख रहा हूं, इसको हटा दे रहा हूं, यहां पर इसकी देखिए, इसको तो आप ऐसे लर्न कर सकते हैं, डबल पी एम सी कुछ भी आप पी एम सी कुछ भी आप बना लीजिए, ठीक है। इसका तो कोई विशेष ट्रिक नहीं है, इस वाले का है, इस वाले का लर्न करने का, इसका मैं बता रहा हूं, ठीक है। उसको लिखिएगा आप, देखिए कैम, कैम क्या हो गया, कैम्बेरियन, कैम हो गया, और हिंदी में एंड होता है, एंड जो होता है ना, एंड और, तो मैं इसको ओ आर और लिख रहा हूं, और का सेंस यहाँ अथवा हो जाएगा, लेकिन आप समझिए कैम और, हिंदी में मैं और बोल रहा हूं, ठीक है। कैम और शीला, कैम और शीला दो लेडीज हैं। कैम से क्या होगा, कैमेरियन, ओ से ऑर्डोवेशियन, सी से साइलोरिन, इतना तो रटना पड़ेगा। आपको ये नाम नहीं ध्यान आ रहा, कोई बात नहीं, अगर आपको ट्रिक आपके दिमाग में है तो ये आपको पता होगा कि कैम पहले आएगा कि एसआईएल पहले आएगा, ये सीक्वेंस आती है, ये सीक्वेंस पूछी जाती है, कौन पहले आया सीक्वेंस में, ठीक है। तो कैम और शीला क्या है, दो लेडीज हैं, ये देव के साथ में, देव कोई लड़का है उसके साथ में, ठीक है, कार में जाने के लिए, कार से टहलने के लिए परमिशन लेना चाहती हैं। तो कैम शीला देव के साथ कार में जाने के लिए, किसमें, कार, देखिए देव के साथ कार में, कार वो हो गया, कार में जाने के लिए परमिशन लेती हैं, परमिशन ये हो गया, किससे लेती हैं, त्रिपाठी जी से, किससे लेती हैं, त्रिपाठी सर से, TRI, वो TRI मिल रहा है ना, ट्राइसिक, ट्राई याद रखिए, त्रिपाठी इसमें ट्राई है, ठीक है। त्रिपाठी से परमिशन लेते हैं, तो परमिशन देते हैं और बोलते क्या है, जुरासिक पार्क में जाइए, जुरासिक पार्क में जाइए और वहां जाके क्रस्टेशियन देखिए, क्रस्टेशियन, यही है ना, क्रस्टेशियन ही लिखा हुआ ना, क्या है पूरा, हाँ कोई बात नहीं है, देख लीजिएगा, इसको देखिएगा, जुरासिक पार्क में क्या देखिए जा करके, क्रिटेशियस देखिए, ठीक है। और जब वहां जाएंगे तो टिकट आपको 3 रुपए का और 4 रुपए का टिकट है, ठीक है। जुरासिक पार्क में जाकर के आप चाहे क्रोकोडाइल, ध्यान रखिए उसको, सी फॉर क्या है, क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल देखेंगे, क्रोकोडाइल तो मिलता है, जुरासिक पार्क में जाइए, क्रोकोडाइल देखिए, वहां क्रोकोडाइल देखने के लिए बॉयज और गर्ल्स का टिकट क्या है, अलग अलग है, 3 रुपए और 4, 3 का मतलब पहले 3 आएगा, देन 4 आएगा, ट्राइसिक और सॉरी टर्सरी और क्वार्टरनरी, ध्यान रखिएगा सीक्वेंस ये है। अब आप ऐसे लिख लीजिए, उसको माइंड में सेट किए रहिएगा, और कुछ नहीं है इसमें, समझ में आया, और कोई रटने का तरीका नहीं, आप अपने हिसाब से जो बनाना चाहते हैं वो बना लीजिएगा। अब मैं वो बुक ओपन कर रहा हूं, वहां से क्वेश्चन समझा रहा हूं, आपको क्या आएगा, ये जो अब जो टॉपिक है वो देखिए, ये वाला है, प्लांट का इवोल्यूशन कैसे हुआ, प्लांट का इवोल्यूशन कैसे हुआ, इसके बाद एनिमल्स का इवोल्यूशन यहां समझेंगे। आ जाए, हटा दें इसको, वो ट्रिक नोट कर लिया है, हाँ। अब देखिए फिर से वहीं जाना पड़ेगा, फिर से वो गायब हो गया होगा, देखें है कि नहीं है, होना तो चाहिए, कोई बात नहीं है, 1 सेकंड लगेगा, फिर से डाउनलोड हो जाएगा। अगली बार ये चैप्टर फिनिश होगा, लास्ट टाइम जो बचेगा ह्यूमन एवोल्यूशन, आज जितना फिनिश हो जा रहा है ह्यूमन एवोल्यूशन अगली बार,
और उसके बाद क्वेश्चन उसी समय हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, उसमें जो सीक्वेंस लिखा हुआ है आपके मॉड्यूल में, ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ाना है हमको, ठीक है। वो चैप्टर चलेगा। इसके बाद उसमें उन्होंने प्लांट वाला नहीं लिखा है, प्लांट वाला कहीं और होगा सीक्वेंस में, तो सीक्वेंस में जो है वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन पहले पढ़ाना है। इस पर आ जाइए डायग्राम पर थोड़ा सा। टाइम लगा रहा है, रुके रहिए थोड़ा सा। समस्या इसमें यही आती है सबसे बड़ी। इसको कट करेंगे, एक मिनट रुक जाइए। ये तो यहाँ डाउनलोड भी तो नहीं होता कि कहीं डाउनलोड होके पड़ा रहे, ठीक है। एक मिनट फिर से इसको स्टार्ट कर देता हूँ। स्लो चलता है नेट कभी कभी। देखिए अब तक आ जाना चाहिए था इसको। चैप्टर में स्टार्टिंग में देखिए दिया है खोपड़ी, दिया है ना, देख के डर लग जाएगा ये चैप्टर, इसलिए स्टार्टिंग में बना दिया है इसको। 13 नंबर है, यही ओपनिंग हुआ। इस डायग्राम में कुछ समझ में आ रहा है आपको? सीखो, हाँ क्या समझ में आ रहा है बता दीजिए। अब तक खुल गया डायग्राम, देखिए बाद में बताइएगा क्या समझ में आ रहा है। इधर देखिए, अब प्लांट किंगडम में आपने सीक्वेंस पढ़ा है, एल्गी से उसके बाद में ब्रायोफाइट, एडोफाइट, ये सब पढ़ा जिम्नोस्पर्म। वो प्लांट का इवोल्यूशन समझा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, इराज हैं। कौन से इरा है? पैलियोजोइक, मीजोजोइक, सीनोजोइक। एक इरा इसमें से गायब किया गया, कौन सा? प्रोटीरोजोइक, जो इसके नीचे आएगा। आप मैंने लिखा है 4 लिखा है, देखिए पहले कौन सा है? प्रोटीरोजोइक, फिर पैलियोजोइक है, मीजोजोइक, ये इराज हैं, ठीक है। पूरा जियोलॉजिकल टाइम स्केल को 4 इरा में डिवाइड 3 दिया गया है। तो इसके नीचे जो है वो क्या है? प्रोटीरोजोइक। उसको जानते हैं क्यों नहीं दिखाया गया? कोई बताएगा? उसको यहाँ नहीं दिखाया गया, इन्होंने क्यों गायब कर दिया है? जगह कम पड़ रही थी क्या? वहां पर चूंकि वो प्रोकैरियोटिक सेल, एक कोष के जीवों का डेवलपमेंट चल रहा था उस इरा में। किसका चल रहा था? एक कोष के जीवों का, बहुत सिंपल ऑर्गेनिज्म का चल रहा था। हमको यहाँ उससे प्लांट समझना है। तो प्लांट का जो डेवलपमेंट हुआ, जो प्लांट इस धरती पर आए, वो काफी लेट आए हैं। कब आए हैं? यहाँ से आए हैं, समझ में आया? इस इरा में आए हैं, इसीलिए यहीं से दिखा रहे हैं उसको। इसके पहले ध्यान रखिएगा वो इरा है। अब ये इतने इरा आपको दिख रहे हैं ना ये। अब देखिए इसमें इसको कितने में डिवाइड किया गया है? ये साइलोरिन वगैरह ये सब दिख रहा है, ठीक है। इसको ये हो गया क्वाटरनरी, ये सब। यहां से आपको ये ध्यान रखना है कि प्लांट का सबसे पहला एंसेस्टर कौन सा है। क्वेश्चन आता है फर्स्ट एंसेस्टर ऑफ द प्लांट। तो बताइए प्लांट का सबसे पहला एंसेस्टर कौन सा है? क्लोरोफाइटी एंसेस्टर, मतलब ग्रीन एल्गी। सबसे प्रिमिटिव एल्गी, एल्गी जब पढ़ाया जा रहा होगा तो उस समय बताया गया होगा सबसे प्रिमिटिव एल्गी कौन सी है? ग्रीन एल्गी, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी नहीं बोलेंगे, ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया है, वो आपका प्रोकैरियोट्स में आता है। हम यूकैरियोट्स की बात कर रहे हैं,
तो यूकैरियोट्स में सबसे पहले कौन आया इस धरती पर? एल्गी। प्लांट में देखा जाए तो सबसे पहले एल्गी आए, और एल्गी में ग्रीन एल्गी सबसे पहले आया था। तो ये क्या है? ये लिखिएगा एंसेस्टर ऑफ, फर्स्ट एंसेस्टर, नोट करते रहिएगा बुक में, ऑफ ग्रीन प्लांट। ग्रीन प्लांट्स का, पौधों का सबसे पहला एंसेस्टर क्या है? क्लोरोफाइटी एंसेस्टर। इसी को आप ग्रीन एल्गी बोलते हैं। यही क्या है? ग्रीन एल्गी है। सारी चीजें ग्रीन एल्गी से बनी है, जितने भी प्लांट दिखाई दे रहे हैं इस अर्थ पर। इसके बाद ग्रीन एल्गी से देखिए हो गया यहां तक। ग्रीन एल्गी से क्या बना? ट्रैकियोफाइटा। अब बताइए ट्रैकियोफाइटा क्या होता है? दो चीजें बनी ग्रीन एल्गी से, दो चीजें बनी है। ये देखिए यहां से ये लाइन इधर जा रही है, देख रहे हैं, और यहां से ये लाइन ऊपर भी जा रही है, मतलब इधर भी जा रहा है। इससे ये भी बना है और इससे ये भी बने हैं। कौन? ब्रायोफाइटा। मतलब अगर मैं यहां इसको रे डायग्राम की फॉर्म में दिखाऊं तो लिखेंगे आप ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी, वो उसका नाम लिखिएगा। ग्रीन एल्गी से क्या बना? वो बना ट्रैकियोफाइटा बन गया, और इससे एक साइड में क्या बन गया? ब्रायोफाइट्स बन गया ना। ब्रायोफाइटा जानते हैं। ट्रैकियोफाइटा क्या होता है? जिसमें ट्रैकिड्स, जाइलम और फ्लोएम देखने को मिलता है। और जाइलम और फ्लोएम सबसे पहले कहां मिलेगा? टेरिडोफाइटा। कहां मिलेगा? ट्रैकियोफाइटा, टेरिडोफाइटा ही तो है। यही तो टेरिडोफाइट, फर्स्ट प्लांट, फर्स्ट ट्रैकियोफाइटा कौन है? टेरिडोफाइट्स है। समझ में आ गया? यहां से दो चीज, एरो जो निकल रहा है, एक ब्रायोफाइटा बना दिया, एक क्या बना दिया? ट्रैकियोफाइटा। अब ट्रैकियोफाइटा का मतलब ट्रैकियोफाइटा एंसेस्टर है, ध्यान रखिए। एल्गी से ही क्या बना है? ब्रायोफाइटा। और एल्गी से ही बाकी जितने प्लांट, बाकी कौन से बचे? आप बोलेंगे बाकी टेरिडोफाइटा बचा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, यही तो बचे ना। ब्रायोफाइटा तो किनारे हो गया। तो जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सब क्या है? ट्रैकियोफाइटा है। और टेरिडोफाइटा भी। जो तीन बचे आपके ग्रुप, वो सब क्या है? ट्रैकियोफाइटा। तो ट्रैकियोफाइटा एंसेस्टर जो बने हैं, इनसे अब क्या बनेगा? आगे जितनी चीजें बच रही हैं वो सब बनेंगी। अगर डायग्राम में यहां देखेंगे तो इससे क्या बनेगा बताइए? इससे बनेगा एक साइड में, देखिए इससे एक साइड में क्या चल रहा है? आर्बोरियन लाइकोपोड्स, हर्बेशियस लाइकोपोड्स। मतलब ट्रैकियोफाइटा से लाइकोपोडियम जान रहे हैं क्या है? कहां आता है? कोई बताएंगे लाइकोपोडियम क्या है? स्लेजिनेला। लाइकोपोडियम किस में पड़े हैं? लाइकेन अलग चीज होता है, फंजाई नहीं है। ये लाइकोपोडियम, यहां से क्या एराइज हुआ? लाइकोपोड्स। जो लाइकोपोडियम टाइप के प्लांट होते हैं उनको लाइकोपोड्स बोलते हैं। यहीं से ये लाइकोपोड्स एराइज हो गए, और यहीं से क्या है? राइनिया टाइप प्लांट। ठीक है। और राइनिया टाइप प्लांट से क्या बन गया? फिर सीधे साइलोफाइटोन बन गया ना। साइलोफाइटोन बन गए। उसके भी पहले ध्यान रखिएगा, ट्रैकियोफाइटा से क्या बना? डायरेक्ट ये नहीं बना है, उसके पहले क्या बना है? जोस्टेरोफाइलम बना हुआ है। जोस्टेरोफाइलम अब एक्सटिंक्ट हो चुका है। क्या हो चुका है? इस समय नहीं है, एक्सटिंक्ट है सब, पूरा ग्रुप ही। इनसे क्या बन चुके थे? ये दोनों, एक एरो इधर जा रहा है, एक एरो इधर जा रहा है। इससे बना, ये बन गया, और इससे साइलोफाइटोन बन गया। साइलोफाइटोन से क्या बन गया? आप बोलेंगे स्फिनोडोन, ठीक है, स्फिनोप्सिडा। और फर्न्स पता ही है, फर्न क्या होते हैं? टेरिडोफाइटा। गिंकोस हो गया, ठीक है। ये मॉडर्न जिम्नोस्पर्म है। जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म की कनेक्टिंग लिंक होती है। हाँ, राइनिया। कहाँ गया राइनिया? एक्चुअली वो राइनिया एक क्या है? प्लांट है, जैसे इसके पहले वाला है जो आपका ये ग्रुप दिखाई दे रहा है ना, कौन सा वाला? साइलोफाइटोन में सबसे पहले ये बना। इसके पहले राइनिया एक प्लांट का नाम पढ़ा गया होगा आपने। कहाँ गया साइलोफाइटोन? साइलोफाइटोन ये पूरा ग्रुप का नाम है। आप इतना ध्यान रखिएगा, ये सब एंसेस्टर हैं। ये सब क्या है? आप उसमें कहीं नहीं पढ़ेंगे ये नाम। ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में नाम नहीं आते हैं। ये केवल क्या है? एंसेस्टर हैं, पूर्वज हैं। इनसे ये सब बना है।
ठीक है, इनसे कॉनिफर्स बन गया, इनसे नेटिल्स बन गया, और यहां से क्या बन गया, प्रोजिम्नोस्पर्म, सीड फर्न, साइकड, और ये। अब इस डायग्राम से क्या ध्यान रखना है आपको, ये वाली सीक्वेंस ध्यान रखनी है। कौन सी वाली सीक्वेंस, ये देखिए सी टी और आर पी, ये सीक्वेंस आपको ध्यान रखनी है, सी टी आर पी वाली। ज्यादा इसमें रटना नहीं है, रट भी नहीं पाएंगे, केवल क्लोरोफाइटी, ये नाम अगर पढ़ सकते हैं रट सकते हैं, क्लोरोफाइटी, ट्रैकियोफाइटी, राइनिया है और साइलोफाइटोन है। सी टी आर पी ध्यान रखिएगा, ये सीक्वेंस ये वाली, ठीक है, समझ में आ रहा है। और यही सी से क्या राइज हो रहा है, ब्रायोफाइटा, और ट्रैकियोफाइटा एंसेस्टर से जोस्टेरोफाइलम, और इससे क्या है ये वाला कैसे ध्यान रखेंगे वो थोड़ा देख लीजिए। ये कैसे ध्यान रखेंगे, ये देखिए, इतना सीक्वेंस तो याद हो जाएगा ना, सी टी आर पी। टीआरपी जानते हैं क्या होता है, टीवी चैनलों का रेट। तो जब टीवी चैनल देखते हैं ना, सी करते हैं ना, तो टीआरपी, वही सी टी आर पी ध्यान रखना, ठीक है। सी से क्लोरोफाइटा, ये सब सीक्वेंस हो गया। इसमें इतना ध्यान रखिएगा कि यहां से पहली बार ब्रायोफाइटा बन रहा है। क्लोरोफाइटा से दो चीजें बनी, ब्रायोफाइटा और ट्रैकियोफाइटा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसका मैं बता रहा हूं, इसका बता रहा हूं कि ट्रैकियोफाइटा से क्या बना, जोस्टेरोफाइलम। तो ये याद रखिएगा, त्रिपाठी, वही ट्रैकियोफाइटा क्या है, त्रिपाठी सर क्या पढ़ाते थे, जूलॉजी, क्या पढ़ाते थे, जू है ना, जू, त्रिपाठी जू। और कैसे पढ़ाते थे, हा 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 हंस करके, तो एच और ए, त्रिपाठी जूलॉजी पढ़ाते थे, पढ़ाते नहीं थे, केवल हंसाते थे, हा हा करते थे, हा हा, ठीक है, एच ए। तो ये सीक्वेंस ध्यान रखना है आपको। अगर ये नाम भी भूल जा रहे हैं कोई बात नहीं, आपको नाम लिखा हुआ आएगा, नाम उसमें लिखा हुआ आएगा, ठीक है, ऑप्शन में भी नाम रहेगा। आपको केवल या तो फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा या सीक्वेंस मैच कराने के लिए आएगा, सीक्वेंस बताइए इसकी, वो सब जान रहे हैं, कोई इतना रट नहीं पाएगा, समझ में आ रहा है। तो इसमें आपको यहां से ये वाली सीक्वेंस ध्यान रखनी है, ठीक है, ये कोई बात नहीं ध्यान आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और ध्यान क्या रखना, ये वाला साइलोफाइटोन से प्रोजिम्नोस्पर्म, उससे सीड फर्न से पूछा जाता है एंजियोस्पर्म प्लांट जो दिखाई दे रहे हैं, इनका इवोल्यूशन की सीक्वेंस बता दीजिए। एंजियोस्पर्म, तो बताइए कौन सी सीक्वेंस है, एंजियोस्पर्म कैसे बना, एंजियोस्पर्म इससे बना है, मेन तो यहां से है, सभी का एंसेस्टर कौन है, पूर्वज ये है, ग्रीन एल्गी सबका एंसेस्टर। तो एंजियोस्पर्म का अगर आप एवोल्यूशन की सीक्वेंस देखेंगे तो पहले क्या लिखेंगे, क्लोरोफाइटी हो गया, फिर ट्रैकियोफाइटी, फिर राइनिया टाइप, फिर क्या है, साइलोफाइटोन। अब बताइए इसके बाद एंजियोस्पर्म कहाँ है, ये है। इसके बाद प्रोजिम्नोस्पर्म, प्रोजिम्नोस्पर्म के बाद में सीड फर्न आ गया। सीड फर्न के बाद इधर नहीं जाएंगे आप, क्योंकि एंजियोस्पर्म इधर है, यहां से यहां जाएंगे। तो बताइए डाइकॉट पहले लिखें कि मोनोकॉट पहले लिखें। प्लांट किंगडम में आपने पढ़ा है ना टैक्सोनॉमी वाले में कि डाइकॉट पहले आता है कि मोनोकॉट आता है, कि जिम्नोस्पर्म पहले आएंगे। डाइकॉट पहले आएगा, देन मोनोकॉट आएगा, समझ में आया। सीड फर्न क्या है, ये जिम्नोस्पर्म है। ये क्या है, ये आप लिख सकते हैं जिम्नोस्पर्म, पहले जिम्नोस्पर्म आए, उसके बाद डाइकॉट आएगा, देन क्या आएगा, मोनोकॉट। डाइकॉट और मोनोकॉट दोनों क्या है, एंजियोस्पर्म। यहां पर पहले डाइकॉट लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, मोनोकॉट। ये सीक्वेंस में है, ऐसे इसकी सीक्वेंस है। यहां से ये वाली साइड चलेगी, एंजियोस्पर्म वो है, एंजियोस्पर्म का इवोल्यूशन के लिए स्टार्ट यहां से करना पड़ेगा, पहले ये, इसके बाद प्रोजिम्नोस्पर्म। जानते हैं क्या है, जिम्नोस्पर्म के पहले वाले प्लांट क्या है, प्रोजिम्नोस्पर्म, जिससे जिम्नोस्पर्म बने डायरेक्ट। उसके बाद यहां से डाइकॉट आ जाएंगे, मोनोकॉट आ जाएंगे। ये साइकस चला गया इधर, ठीक है। तो इसमें केवल इतना ध्यान रखिएगा। और यहां पर कौन सी सीक्वेंस, ये वाली थोड़ी सी।
और इसी तरीके से एनिमल्स पर आ जाइए। एनिमल्स वाले में देखिए, गायब कर दिया इन्होंने, पूरा गायब हो गया। तो नहीं, नोट्स में नहीं रहता है ये, सेव में देखता हूँ, पता नहीं हटा देते हैं कहाँ गया। अच्छा, वो सेव ही हो गया, वो बड़ी समस्या है, इसको बार बार डाउनलोड करना पड़ता है। इसका सिस्टम पता होना चाहिए ना, तब तो दिक्कत नहीं है। अभी फिर देखिए वो टाइम लगाएगा। एक अगला जो बच्चा है वो स्कोर समझाना है, एनिमल वाला, ये वाला। हाँ, अगर सारे टॉपिक एक जैसे होते, पूरा सिलेबस एक जैसा होता, सारे सिलेबस को पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आता है। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनको बड़ा बकवास टाइप के होते हैं, किसी तरीके से उनको पढ़ के खत्म करना रहता है। उसमें से ये भी है एक। मिलियन ईयर्स एगो डायनासोर पूछा जाता है कितने, 65 मिलियन ईयर्स एगो, 65 मिलियन ईयर्स एगो एक्सटिंक्ट हुए थे, ध्यान रखिएगा डायनासोर। अभी तक MY नहीं समझ में आया, इतना सब खत्म कर दिए। खुल जा भी, इसको पूरा लास्ट तक खुलेगा तभी ओपन होगा। कहाँ गया? हाँ, वो समझ रहे हैं। ये जो आप टॉपिक है वो क्या है, एनिमल्स का एवोल्यूशन कैसे हुआ, मैमल्स कैसे बने। ठीक है, तो अब कोई बताइए, हम लोग बर्ड से बने हैं कि हम लोग रेप्टाइल से बने हैं? मैमल्स बर्ड से बने हैं कि रेप्टाइल से? रेप्टाइल से बने हैं, बर्ड से नहीं बने हैं। ठीक है, हाँ, रेप्टाइल से ओरिजिन हुई हम लोग। यहाँ वही समझेंगे हम लोग। ये देखिए, यहाँ देखिए, ये सब लिखा है पीरियड। अभी आपको बताया, ट्रिक बताई थी, वही पीरियड दिख रहे हैं सब ना। ये क्या है, अर्ली रेप्टाइल, क्योंकि इसमें सबसे पहले वाला रेप्टाइल कौन सा है, ये है शुरुआती रेप्टाइल। यहां फिशेस को नहीं दिया गया है, फिशेस नहीं दिया गया है, सीधे कहां से स्टार्ट किया है, रेप्टाइल से, कि रेप्टाइल से कौन कौन बना। तो ये अर्ली रेप्टाइल है जो इस समय क्या हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, अब नहीं है। इनसे आपको ध्यान का रखना है, इनसे दो ग्रुप बने, सौरपसिडा और, एरो बना लीजिएगा, यही पढ़ना है। इनसे दो ब्रांच निकली, कुछ क्या बन गए, कुछ को बोलते हैं सौरपसिड्स, कुछ को क्या बोलते हैं, साइनेप्सिड। सौरपसिड और साइनेप्सिड बन गए। ठीक है, अब जो साइनेप्सिड हैं इनसे क्या बने होंगे, इनसे बने होंगे पैलिकोसॉर्स। ठीक है, ये भी एक्सटिंक्ट हैं। इसके बाद इनसे बने हैं, ठीक, ये थिकोडोंट इस पर है, ध्यान रखिएगा, वो इस पर है, यही तो पढ़ाना है। इससे क्या बना, यहाँ नंबर आप नंबरिंग कर देंगे, 1 हो गया, 2 हो गया, और ये 3 नंबरिंग इस पे है, ये है थेराप्सिड्स। ठीक है, ये एक्सटिंक्ट हैं, और इन्हीं से क्या बन गए, मैमल। तो हम लोग किससे बने हैं, हम लोग बने हैं साइनेप्सिड से। साइनेप्सिड्स के बाद हमारे पूर्वज ये हैं, उसके बाद ये हैं, और इसके बाद हम लोग हैं, मैमल्स हैं सब लोग। ठीक है, तो डायनासोर, ये रेप्टाइल से हम लोगों की ओरिजिन हुई है, रेप्टाइल से। किससे हुआ है, रेप्टाइल्स। इसके बाद सौरपसिड देख रहे हैं, सौरपसिड है ना, ये सौरपसिड दो ब्रांच, कितनी ब्रांच हो रही है इसमें देखिए। कुछ से क्या बन गए, सौरपसिड, कुछ सौरपसिड से क्या बने गए होंगे, टर्टल बन गए होंगे, कुछ से क्या बन गए होंगे, लिजार्ड। केवल 2 एरो मैंने निकाला है, एक एरो इधर किया गया है और एक एरो इधर। सौरपसिड से या तो टर्टल बने होंगे या तो इनसे लिजार्ड। बाकी आप स्नेक, ये सब जितना क्रोकोडाइल देख रहे हैं, बताइए किससे बना है, स्नेक है, टोराइड्स है, क्रोकोडाइल है, डायनासोर, ये सब किससे बने हैं, ऐसी यहां से। ठीक है, सौरपसिड से ये बन गया, सौरपसिड से लिजार्ड बन गया, और कुछ सौरपसिड से क्या बन गए, थिकोडोंट वाले बन चुके होंगे,
कुछ सौरभ सेट से क्या बन गए, ये टॉरट्स बन गया। और ये जो लिजार्ड देखिए यहाँ पर, ये यहां से स्नेक भी बन गए, समझ रहे हैं ना। तो मतलब इससे कितनी ब्रांच निकली, 1 नंबर, एक 2 इधर गया, 3 इधर गया, 4 इधर गया, 5, इससे 5 ब्रांचेस निकल रही हैं। कितनी निकल रही है टोटल, 5 ब्रांचेस, ठीक है। और इसी थीकोडोंट से आपका क्रोकोडाइल बन गया, और इसी से क्या बन गए, डायनासोर। इन्हीं से बने हैं डायनासोर, इन्हीं से बने हैं क्रोकोडाइल, ठीक है। और यहां से फिर एराइज हो गया बर्ड्स। तो बर्ड्स की ओरिजिन ये है, यहां से बर्ड्स इस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, ध्यान रखिएगा। ये सारे जितने बच्चे हैं उसी ग्रुप से हैं, और ये एक लाइन इधर चल रही है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा जब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आएगा, तो देख लीजिएगा। अब एक टॉपिक देखिए थोड़ी देर में, हार्डे-विनबर प्रिंसिपल देख लीजिए, बहुत बढ़िया टॉपिक है, जल्दी से। एक बच्चा है, अच्छा एडेप्टिव रेडिएशन में अगली बार बताऊं कि एडेप्टिव रेडिएशन में भी डायग्राम आपको दिखाना है, ठीक है, उसमें भी डायग्राम समझाना है। एक है हार्डे-विनबर प्रिंसिपल, समझ लीजिए, ठीक है। किसी ने पढ़ा है, कहाँ क्यों वापस आ जा रहा है बार बार, ये जाना ही नहीं चाहता है। ये प्रिंसिपल जानते हैं क्या बताता है, हार्डे-विनबर साइंटिस्ट का नाम है, 2 साइंटिस्टों के हैं। वो एक नियम दिए थे, एक प्रिंसिपल दिए थे, ठीक है। और क्या बताए थे, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, या दूसरी से तीसरी, मान लीजिए एक जनरेशन ए है, इससे कौन सी पीढ़ी बनी, अगली पीढ़ी आई बी जनरेशन, अगला जनरेशन कौन सा, सी, अगला जनरेशन डी आया। जनरेशन ओवर जनरेशन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, दूसरी से तीसरी में जाने पर जीन फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, सेम रहती है, स्टेबिलिटी रहती है, जीन में कोई बदलाव होता ही नहीं है, इनके हिसाब से इक्विलिब्रियम में रहता है। इक्विलिब्रियम समझ रहे हैं, कोई चेंज नहीं आना। जीन फ्रीक्वेंसी पिछली बार आपको बताया था, अगर कोई एक पॉपुलेशन, मैं कह रहा हूं एक पॉपुलेशन है ए है, इसमें अगर कह रहे हैं कि जीन फ्रीक्वेंसी का मतलब समझते हैं, बहुत सारे लोग होंगे इस पॉपुलेशन में, जितने लोग होंगे उनके पास कुछ ना कुछ जीन होगा। जीन बनता कैसे है, एलील से बनता है। जैसे कैपिटल टी एक एलील हो गया, कैपिटल आर एक एलील हो गया, स्मॉल टी और स्मॉल आर डब्ल्यू हो गया, स्मॉल डब्ल्यू, ये सब क्या है, एलील है। तो अगर कहा जाए कि यहाँ पर डब्ल्यू की फ्रीक्वेंसी कितनी है, कैपिटल डब्ल्यू की फ्रीक्वेंसी बता दीजिए कितनी है, तो आप काउंट करेंगे कि टोटल कितने लोग यहाँ रह रहे हैं, 1 2, कितने लोग टोटल हैं, 1 2 3 4 5 6 टोटल हैं। तो डब्ल्यू की हो गया 1/6, एक जगह डब्ल्यू है, शायद 6 लोगों में, 6 लोगों में एक जगह क्या है, कैपिटल डब्ल्यू है, समझ में आ रहा है। तो उन्होंने कहा, हार्डे-विनबर्ग ने क्या बोला कि एलीलिक या फिर ऑब्लिक करके जीन फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, रिमेन सेम रहती है, ठीक है, फ्रॉम 1 जनरेशन टू अदर, एक जनरेशन से 1 जनरेशन टू अदर, या जनरेशन ओवर जनरेशन बोल सकते हैं। एक जनरेशन से जब दूसरी जनरेशन बनती है तो जीन की फ्रीक्वेंसी में कोई बदलाव नहीं आता है, मतलब कह सकते हैं जीन चेंज नहीं होता है, इनके हिसाब से जीन चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि जीन अगर बदलेगा तो फ्रीक्वेंसी तो बदल जाएगी ना उसकी। कैसे बदलेगी, सोचिए यहाँ पर कैपिटल टी जीन है, कितने हैं, 4 हैं, अगर ये कैपिटल टी यहाँ से कहीं चला जाए तो जीन की फ्रीक्वेंसी बदलेगी कि नहीं बदलेगी, पहले कितने थे, 4 थे, अब कितनी जगह हो गया, 3 हो गया, फ्रीक्वेंसी बदल गया। तो इनके हिसाब से फ्रीक्वेंसी बदलता नहीं है, कोई चेंज होता ही नहीं है। मतलब क्या बोल सकते हैं कि जेनेटिक इक्विलिब्रियम रहता है, पॉपुलेशन जो है, लिखिएगा पॉपुलेशन, जनसंख्या जो है रिमेन रहती है इन जेनेटिक इक्विलिब्रियम, कोई भी पॉपुलेशन जेनेटिक इक्विलिब्रियम में रहती है, उसका जीन इक्विलिब्रियम में रहता है।
या आप कह सकते हैं पॉपुलेशन स्टेबल रहती है। क्या रहती है? जीन स्टेबल रहता है, बदलता नहीं है। तो इनके हिसाब से इवोल्यूशन नहीं होना चाहिए। सोचिए, जब जीन नहीं बदलेगा तो विकास कैसे होगा? तो मतलब नो, अगर ऐसा है तो कोई इवोल्यूशन नहीं होगा, नो इवोल्यूशन। समझ में? इन्होंने क्या किया था समझाने के लिए? एल्जेब्रिक इक्वेशन यूज की थी। मैथमेटिशियन थे ये, मैथमेटिक्स का थोड़ा सा इन्होंने यूज किया, कुछ इक्वेशन बनाया समझाने के लिए कि ऐसा जो हम कह रहे हैं ये सब क्या नौटंकी है, थोड़ा समझा के दिखाइए। तो इन्होंने बोला, देखिए ध्यान सुनिएगा, लिखेंगे, इन्होंने क्या किया? यूज्ड मैथमेटिकल इक्वेशन यूज किया था इन्होंने। बुक में लिखा है एल्जेब्रिक इक्वेशन, ठीक है, उन्होंने यूज किया था। क्या बताया इन्होंने? कहा सपोज करिए कि कोई एक पॉपुलेशन, ध्यान सुनिएगा, कोई एक पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में मैं बोल रहा हूं इन आ पॉपुलेशन, किसी पॉपुलेशन में, किसी पॉपुलेशन में आपके पास बहुत सारे एलील हो सकते हैं। हम दो एलील की बात कर रहे हैं। अगर कैपिटल ए एलील है और दूसरा एलील कौन सा है? स्मॉल ए। सपोज करिए किसी पॉपुलेशन में दो एलील हैं, कैपिटल ए और स्मॉल ए, जैसे कैपिटल टी होता है और स्मॉल टी, होंगे बहुत सारे। तो अगर कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी कितनी है? कैपिटल ए का फ्रीक्वेंसी समझ रहे हैं? फ्रीक्वेंसी का मतलब कितनी जगह है? फ्रीक्वेंसी ये है, पी है, स्मॉल पी। कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी कितनी है? पी, ठीक है। कैपिटल ए एलील पी नंबर, ये नंबर हो सकता है। मान लो 10 लोगों में है तो 10 क्या है? वो पी है, वो वैल्यू क्या है? 10 पी डिनोट कर रही है। कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी कितना है? पी है। और स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी कितना है? क्यू से अगर डिनोट कर रहे हैं। किसी पॉपुलेशन में दो एलील है, मान लीजिए कैपिटल ए और स्मॉल ए, तो कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी अगर कितनी है? पी है, और इसको किससे दिखा रहे हैं? क्यू से दिखा रहे हैं। तो उन्होंने एक इक्वेशन बनाया था, इन्होंने बोला था कि पी प्लस क्यू इक्वल टू क्या होगा? 1 होगा। P प्लस क्यू इक्वल टू 1। कैसे? मान लीजिए मैं बोल रहा हूं, देखिए एक जीन के लिए बताइए कितने एलील जनरली होते हैं? एक जीन के लिए 2 ही एलील तो होते हैं। मल्टीपल एलील्स कंडीशन हटा दीजिए, ब्लड ग्रुप में मल्टीपल एलील्स होते हैं। एक जीन के लिए कैपिटल टी अगर लंबाई वाला जीन है, मेंडल के हिसाब से मटर के पौधे में हाइट वाला अगर जीन है तो उसके लिए 2 एलील पड़ते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी। अगर सोचिए कि 60% पौधों में कैपिटल टी जीन है तो स्मॉल टी एलील कितने में होगा? 40% में आएगा। बचा हुआ तो यही है। 60% पॉपुलेशन में अगर कैपिटल टी एलील है तो स्मॉल टी एलील कितने में रहेगा? 40 में। आप इसको सम करेंगे तो 100% आएगा। 100% को अगर 1 मान लिया जाए, 1 कितना मान लिया जाए? 1 मान लिया जाए, तो P प्लस Q 60% 40% इक्वल टू 100% मीन्स 1 हुआ। कितना हुआ? 1 माना जाता है। अब सवाल इस पर यह आता, देखिए उसमें पूछेगा कि अगर 0.4 फ्रीक्वेंसी है किसका? एक एलील है आपके पास, कोई भी दे देगा एलील। कैपिटल टी एलील की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 0.4 है, तो आप स्मॉल टी एलील की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी इस पॉपुलेशन में? 0.6 आएगा। इनके लॉ के अकॉर्डिंग कितना आएगा? 0.6। समझ में आ रहा है ना? तो ये ध्यान रखना, ये वाला इक्वेशन की सम ऑफ द एलील्स फ्रीक्वेंसी, दोनों एलील की फ्रीक्वेंसी का सम, कौन सी एलील की फ्रीक्वेंसी है? ए वाले की। ये डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी, ये रिसेसिव एलील की फ्रीक्वेंसी, दोनों का सम होता है 1। भाई कैपिटल ए क्या है यहां पर? डोमिनेंट एलील है, डोमिनेंट एलील है, और ये क्या है? रिसेसिव एलील है। तो डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी कितना है? कैपिटल पी, और रिसेसिव की कितनी है? सॉरी स्मॉल पी, वो स्मॉल है, और ये स्मॉल क्यू, सब स्मॉल में है। 1 हो जाएगा। इसी को अगर स्क्वायर में करेंगे तो कितना आएगा? P स्क्वायर Q स्क्वायर प्लस 2PQ इक्वल टू कितना आएगा? 1। ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, इसका स्क्वायर कर सकते हैं आप।
होगा ना, p प्लस क्यू का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 आएगा, ये इतना हो जाएगा सॉल्व। हाँ होल स्क्वायर की मैं बात कर रहा हूँ, होल स्क्वायर, हाँ होल स्क्वायर ये आ जाएगा। अब यहां पर कहा जाए पी स्क्वायर क्या है, पी स्क्वायर क्या है, तो आप बोलेंगे पी को हमने किससे दिखाया था, कैपिटल ए। पी फ्रीक्वेंसी किसकी है, ए एलील की है ना, तो आप बोलेंगे पी स्क्वायर का मतलब डबल ए, क्यू स्क्वायर का मतलब स्मॉल ए 2 टाइम्स हुआ ना, स्मॉल ए क्यू के लिए स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी कितनी थी, क्यू थी, तो क्यू स्क्वायर तो डबल ए हो गया, ए स्क्वायर हो गया। 2 पी क्यू क्या है, ये कैपिटल ए और स्मॉल ए। भाई मेंडल जब क्रॉस कराते थे तो मेंडल वाले क्रॉस में रिजल्ट पता है आपको, कैपिटल टी टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, ये रिजल्ट तो आता था मोनो हाइब्रिड का, आता था ना, मोनो हाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट क्या आता था, ये हमने इसको 2p क्यों जानते हैं, रिएक्शन में 2p क्यों लिखा गया, क्योंकि कैपिटल टी स्मॉल टी कितने बनते थे बताइए, मेंडल के क्रॉस का रिजल्ट पता है ना कितना बनता था कैपिटल, ये अगर नहीं याद आ रहा तो ऐसे देखिए, कैपिटल टी टी स्मॉल टी टी क्रॉस होता था कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, रुक जाइए, कैप इस तरीके से कैपिटल ये वाला, क्योंकि पहले स्टार्टिंग होती थी इससे, कैपिटल टीटी स्मॉल टीटी से क्रॉस किया, पूरी जनरेशन F1 क्या आती थी, ये इसको जब सेल्फिंग कराते थे, ध्यान आ रहा ना, सेल्फिंग, सेल्फिंग में इसको 2 बार रिपीट कर देंगे, 2 बार रिपीट हो गया, इसका रिजल्ट क्या आता था, ये कितने आते थे, ये 2, ठीक। तो यहां पर ये पी स्क्वायर किसकी फ्रीक्वेंसी है बता दीजिए, पी स्क्वायर किसकी फ्रीक्वेंसी है, ये डोमिनेंट, ये होमोजाइगस डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी है। नहीं आ रहा समझ में ना, कहाँ दिखाए हैं, अरे वो बार बार वो स्मॉल पी ही है, वो कैपिटल पी नहीं रहेगा, वो सब स्मॉल पी है। इसको एक बार ऐसे देख लीजिए, ये देखिए, ये था पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू इक्वल टू 1। अगर कहा जाए यहाँ पी स्क्वायर क्या है तो आप बोलेंगे क्या है पी स्क्वायर, यहाँ पर कैपिटल ए है, क्यू स्क्वायर क्या है यहाँ पर स्मॉल ए है, 2p क्यू क्या है, पी क्यू 2 बार क्यों लिखा गया है, क्योंकि 2 आता ही है उसमें मेंडल वाले में, तो आप बोलेंगे कैपिटल ए है, ठीक है, कैपिटल ए स्मॉल ए 2 बार है, तो ये क्या है, होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल है। अभी एलील नहीं रहा, ये ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि जीन एलील जब पेयर में आता है तो जीन बन जाता है, ठीक है, तो ये क्या है, होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल हो गया, ये है होमोजाइगस रिसेसिव हो गया, ठीक है, और ये है हेट्रोजाइगस रिसेसिव, हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल, समझ में आ रहा है। तो ये इतना है, इसमें सबका सम क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब किसी भी पॉपुलेशन में अगर मान लीजिए होमोजाइगस डोमिनेंट भी हो सकता है, होमोजाइगस रिसेसिव और हेट्रोजाइगस सब हो सकता है, सबको जोड़ लेंगे तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब इसको अफेक्ट, ये इक्विलिब्रियम कब डिस्टर्ब होगा, कोई बता सकता है कि हार्डे-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम जो है, हार्डे-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम कब डिस्टर्ब होगा, या कौन कौन से फैक्टर इसको प्रभावित करते हैं। लास्ट बता रहा हूं, इसके बाद फिनिश करना, आराम से देख लीजिए कौन कौन से फैक्टर हैं जो इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर देंगे, वैल्यू 1 नहीं आने देंगे। ये जो इन्होंने बताया था बढ़िया सा कि एक वैल्यू 1 आ जाती है, जोड़ करके 1 नहीं आएगा। कुछ फैक्टर ऐसे 5 फैक्टर हैं जो इस इक्विलिब्रियम को क्या कर देंगे, डिस्टर्ब करेंगे। और वो फैक्टर कौन से हैं, जितने तरीकों से जीन बदलता है, जितने मेथड से जीन चेंज हो सकता है, वो सारे मेथड इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेंगे।
क्योंकि इन्होंने बोला था कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाने पर जीन चेंज नहीं होता है, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है। इसलिए जब जीन नहीं बदलेगा तो फ्रीक्वेंसी कैसे बदल जाएगी। तो 5 फैक्टर हैं। कितने फैक्टर हैं? 5 फैक्टर्स हैं जो क्या करेंगे, इसको अफेक्ट करेंगे, प्रभावित। वो कौन से हैं? वही जो 5 बता चुके हैं। जीन माइग्रेशन हो गया, जेनेटिक ड्रिफ्ट हो गया, तीसरा कौन सा हो गया? म्यूटेशन, चौथा है बताइए नेचुरल सिलेक्शन, पांचवा एक बचा रह गया जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। इसको अफेक्ट कर देंगे। कौन सा फैक्टर ऐसा, किस फैक्टर की एब्सेंस में ये प्रिंसिपल काम करेगा? किस फैक्टर की एब्सेंस में ये प्रिंसिपल काम करेगा? इन्हीं फैक्टर की एब्सेंस में अगर ये नहीं रहेंगे तो ये प्रिंसिपल वर्क करेगा। लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। ऐसा होता ही नहीं है कि कहीं पर जीन माइग्रेशन ना हो, कहीं म्यूटेशन ना हो, कहीं नेचुरल सिलेक्शन ना हो ही नहीं सकता है। इसलिए वो नेचर में फॉलो ही नहीं होता इनका रूल। समझ में? इन्होंने केवल रूल दे दिया था बस एक ही, हाँ स्टेटमेंट था और कुछ नहीं था इनका। समझ में आया? तो आगे लास्ट टाइम जो बचा है वो ह्यूमन एवोल्यूशन, अगली बार आप क्वेश्चन करके आइएगा। ये पढ़ना है और क्या करना है, क्वेश्चन। इसके पूरा चैप्टर पढ़ के आइएगा, होल चैप्टर। आप ही लोग आंसर भी बताएंगे, ठीक है? कहाँ कौन सा? हाँ एडेप्टिव एडिशन थोड़ा सा पढ़ाना है, ज्यादा नहीं है वो। अब इसको देखिएगा कैसे खत्म होगा वो, ठीक है?